हेलो क्लास 10th। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर हेरिडिटी जो कि एग्जाम में 7 मार्क्स का आ रहा है। तो आज आप इस चैप्टर के हर टर्म कंसेप्ट को अच्छे से समझेंगे भी और याद भी करेंगे। तो जल्दी से देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में। तो सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेरिडिटी, क्योंकि चैप्टर का नाम हेरिडिटी है तो इसका मीनिंग पता होना चाहिए। एंड देन वी आर हैविंग फर्स्ट टॉपिक विच इज वेरिएशंस। So what are variations, what are causes, how variations are inherited and why these are inherited। तो variations के बारे में हम पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। एंड द नेक्स्ट हमारे पास कुछ definitions हैं जिनके बिना ये चैप्टर समझ नहीं आता। What are these definitions? Characteristics, traits, alleles, factors, genes, dominant and recessive traits। एंड द नेक्स्ट वी आर हैविंग मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसमें पढ़ेंगे व्हाट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस, व्हाट इज मोनोहाइब्रिड रेशो एंड व्हाट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। नेक्स्ट टॉपिक आएगा dihybrid cross, what is dihybrid cross, what is dihybrid ratio and what is law of independent assortment, and the next one is sex determination and the last topic is acquired and inherited traits। तो छोटा सा चैप्टर है, 6 टॉपिक्स करते ही हमारा ये चैप्टर रेडी हो जाएगा। Now what is heredity and what is inheritance? हेरिडिटी बेटा एक प्रोसेस है ऑफ पासिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, या हम कह सकते हैं पासिंग ऑफ डीएनए, पासिंग ऑफ करैक्टर्स, कुछ भी लिख सकते हैं आप। यू कैन यूज एनी वर्ड। पासिंग ऑफ जेनेटिक करैक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, और वी कैन से फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग्स। और इसमें हर एक वो टॉपिक इंक्लूडेड होता है कि हाउ दीज करैक्टर्स आर इनहेरिटेड एंड व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट इट। मीन्स ये एक वाइडर टर्म है, इसमें कई टॉपिक्स हम इन्वॉल्व करते हैं। नेक्स्ट इज इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस का सिंपली मीनिंग होता है कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स में वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन डीएनए या फिर जेनेटिक इंफॉर्मेशन का पास ऑन होना। तो मीन्स व्हाट इज इनहेरिटेंस? इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम one generation to next generation, or we can say parent to child. Now what is genetics? Genetics means the study of heredity, and who is known as father of genetics? That is Gregor Mendel. Let's see what are the important terms in this chapter. First one is character. तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को बाहर से देखने पर हमें कौन से फीचर्स हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, दैट आर नोन एज करैक्टर। जैसे कि हम हाइट, शेप या फिर कलर को ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो हाइट, कलर, शेप क्या हो गए? करैक्टर। अब ये करैक्टर अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करते हैं? तो एक्सप्रेशन ऑफ करैक्टर इज नोन एज ट्रेट। जैसे कि हाइट टॉल भी हो सकती है और शॉर्ट भी हो सकती है। सो टॉलनेस एंड शॉर्टनेस, शॉर्टनेस के लिए हम एक और वर्ड यूज करते हैं ड्वार्फनेस। तो टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस क्या हो गए? ट्रेट्स हो गए। नेक्स्ट इज फैक्टर। फैक्टर वर्ड पहली बार मेंडल ने यूज किया था, हम आजकल वर्ड यूज करते हैं जीन। सो व्हाट इज फैक्टर और अ जीन? इट इज अ पार्ट ऑफ डीएनए दैट कंट्रोल्स एनी करैक्टर। So genetic entity or part of DNA that controls the expression of trait, or we can say expression of a character. Now biological animals में, diploid animals में कितने factors होते हैं for every character? That is 2. Means 2 factors or genes are present for each character. Next is alleles. अब ये जो 2 जीन्स होते हैं ये एक ही फॉर्म के भी हो सकते हैं, डिफरेंट फॉर्म के भी हो सकते हैं, और इन दोनों फॉर्म्स के लिए हम वर्ड यूज करते हैं अलील्स। सो व्हाट आर अलील्स? अलील्स आर 2 फॉर्म्स ऑफ जीन। नाउ नेक्स्ट इज होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस कंडीशन ऑफ अलील्स। अब अगर ये दोनों फॉर्म्स एक जैसी हैं देन वी से होमोजाइगस कंडीशन। अगर 2 फॉर्म्स ऑफ अ जीन मतलब दोनों अलील्स डिफरेंट टाइप के हैं देन वी से इट इज हेट्रोजाइगस कंडीशन। और अलील्स को हम लिखते हैं विद लेटर्स, इंग्लिश लेटर यूज करते हैं। मान लो एक प्लांट में टॉलनेस के लिए जीन है
तो इसको हम कैपिटल टी से लिख रहे हैं। इसी हाइट का मतलब हाइट का जो दूसरा जीन है, ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ अलील है, दैट इज स्मॉल टी। सो इनके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे? अलील्स। सो दीज आर टू फॉर्म्स ऑफ जीन, इनको हम वर्ड यूज करेंगे अलील्स। अगर ये दोनों अलील्स एक जैसे हैं किसी प्लांट में, कैपिटल टी मतलब दोनों अलील्स टॉल वाले हैं, कैपिटल टी से नोट किए हैं, तो हम बोलेंगे होमोजाइगस कंडीशन। या फिर अगर दोनों अलील्स स्मॉल टी हैं तब भी हम कहेंगे होमोजाइगस कंडीशन। लेकिन अगर किसी ऑर्गेनिज्म में एक जीन है कैपिटल टी और उसका जो दूसरा फॉर्म है वो है स्मॉल टी, मतलब एक फॉर्म हाइट टॉल बनाने वाला है और दूसरा जो फॉर्म है, दूसरा जो जीन है वो स्मॉल हाइट देने वाला है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन। सो दिस इज होमोजाइगस एंड दिस इज हेट्रोजाइगस कंडीशंस। ये दोनों क्या हैं? अलील्स हैं। यहाँ पे दोनों अलील्स एक जैसे हैं लेकिन इधर दोनों अलील्स डिफरेंट फॉर्म में है। तो अगर दोनों अलील्स एक जैसे हैं, मतलब यहाँ पे कैपिटल टी, तो इफेक्ट होगा टॉलनेस, यहाँ पे इफेक्ट होगा ड्वार्फनेस। लेकिन इस केस में जो दोनों फॉर्म्स हैं वो बिल्कुल ऑल्टरनेट हैं, डिफरेंट है, कंट्रास्टिंग है। एक टॉलनेस प्रोवाइड करता है, दूसरा ड्वार्फनेस। तो ऐसे में सिर्फ एक ही अपना इफेक्ट शो करेगा। तो यहाँ पे टॉलनेस जो होगा, ये वाला जीन अपना इफेक्ट शो करेगा, तो इस फैक्टर को हम बोलेंगे डोमिनेंट फैक्टर। So what are dominant factors? They express themselves even in the presence of a alternate form. लेकिन कुछ फैक्टर्स जो हैं अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते। लाइक जो स्मॉल टी है वो अपने आप को कब एक्सप्रेस करेगा? जब स्मॉल टी के साथ आएगा। अगर यही स्मॉल टी कैपिटल टी के साथ आ जाए, मतलब ड्वार्फनेस वाला जीन टॉलनेस वाले जीन के साथ आ जाए, तो ये अपना इफेक्ट शो नहीं करेगा। मीन्स ये फैक्टर क्या है? रिसेसिव फैक्टर है। I hope you understand. Now you can take its screenshot. Now let's see what are the rules of heredity or rules of inheritance. ये जो rules हैं सबसे पहले किन्होंने दिए थे? ग्रेगर मेंडल ने दिए थे। कौन थे ये ग्रेगर मेंडल? सुपर जीनियस, एक्सपर्ट्स इन मैथ, एक्सपर्ट इन साइंस। उन्होंने क्या किया? अपने गार्डन में बहुत सारे पी प्लांट ग्रो किए और उन्होंने हर एक फीचर को, पी प्लांट के हर एक करैक्टर को नोट किया और काउंट किया। हाउ मेनी प्लांट्स आर टॉल, हाउ मेनी प्लांट्स आर ड्वार्फ, कितने प्लांट्स के जो सीड्स हैं वो ग्रीन है या फिर येलो हैं, फ्लावर्स का कलर क्या है और उनकी रेशो क्या है, कितने फ्लावर्स पर्पल हैं और कितने वाइट हैं। तो उन्होंने 7 फीचर्स को ऐसे स्टडी किया और साथ में काउंट करके अपने नोट किया। तो जो डाटा उन्हें मिला उससे उन्होंने निकाल दिए रूल्स ऑफ लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। अब ये लॉज ऑफ इनहेरिटेंस इम्पॉर्टेंट है? येस, दे आर इम्पॉर्टेंट। Why they are important? Actually these rules determine how the traits are inherited. मतलब ट्रेट जाते हैं वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, पास ऑन होते हैं। तो कौन से लॉज हैं जिसको फॉलो करते हैं? सो these rules determine how or why these characteristics are inherited. नेक्स्ट टॉपिक इज वेरिएशंस। अब ये वेरिएशंस क्या होती हैं, तो पहले इस एग्जाम्पल के साथ, एक डायग्राम के साथ समझते हैं। तो हमारे पास एक पेरेंट है जो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है। तो इस पेरेंट का जो डीएनए है उसकी 2 कॉपीज बनती हैं, उसकी डुप्लीकेट कॉपीज बनती हैं। या फिर दोनों कॉपीज जो होती हैं एक एक दोनों ऑफस्प्रिंग में चली जाती हैं। अब वो डीएनए कॉपी क्या बिल्कुल अपने पेरेंट जैसे डीएनए जैसी थी? नहीं, वो थोड़ी सी चेंज थी। वो चेंजेस क्यों आए? कुछ एरर्स की वजह से। और वो एरर्स क्यों आए? ड्यू टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स लाइक हीट, टेम्परेचर, पीएच एटसेट्रा। तो क्योंकि बायोकेमिकल जो रिएक्शंस हैं इन्वायरमेंट का उन पे इफ़ेक्ट पड़ता है, उनमें कुछ एरर्स आ जाते हैं। सो डीएनए डुप्लीकेशन इज़ अ बायोकेमिकल रिएक्शन एंड इट इज़ नॉट 100% रिलायबल, 100% एक्यूरेट नहीं होती, जिसकी वजह से जो डीएनए गया ऑफस्प्रिंग में वो थोड़ा सा डिफरेंट है। और
और इन्हीं की वजह से वो जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो अपने पेरेंट्स से थोड़े डिफरेंट होते हैं, एंड दीज डिफरेंसेस, दीज चेंजेस आर नोन एज वेरिएशंस। तो यहाँ पर देखो थोड़ा कलर चेंज कर दिया, रेड कलर और इधर ग्रीन कलर। ये कलर चेंज करने का क्या मतलब है? मीन्स ये जो ऑफस्प्रिंग है अपने पेरेंट्स से थोड़े डिफरेंट हैं, इनमें वेरिएशंस आ गई। अब ये वेरिएशंस क्यों आई? डीएनए में चेंज होने की वजह से। अब इस ऑर्गेनिज्म के आगे फिर से नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस की। अब नेक्स्ट जनरेशन में वो जो रेड करैक्टर, रेड कलर ऊपर नज़र आ रहा है, वेरिएशंस फर्स्ट आई थी, वो वेरिएशंस नेक्स्ट जनरेशन में भी पास ऑन होती हैं। नाउ व्हाट आर वेरिएशंस एंड व्हाट आर देयर कॉजेज? नोट डाउन और यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। लेट्स सी व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशंस। अब क्योंकि वेरिएशंस डीएनए से लिंक्ड है, सो वेरिएशंस कैन बी इनहेरिटेड। अब ये हेल्प करती हैं अडेप्टेशन में, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म को अडेप्ट करने में हेल्प करती हैं। तो ये समझते हैं एक स्टोरी के साथ। तो एक पॉन्ड में बहुत सारे बैक्टीरिया थे, सडनली टेम्परेचर राइज हो गया और बहुत सारे बैक्टीरिया मर गए। क्या वो सारे बैक्टीरिया एक जैसे थे? नहीं, उनमें क्या थी? वेरिएशंस थी, सबका डीएनए थोड़ा थोड़ा डिफरेंट था। लेकिन कुछ वेरिएशंस ऐसी थी जिनकी वजह से थोड़े से बैक्टीरिया क्या हुए, हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर पाए और उनमें अडेप्टेशंस हो गई और वो सर्वाइव हो गए, रिप्रोडक्शन हुई। तो वो अच्छे वाली जो वेरिएशंस थी जिन्होंने अडेप्टेशन में हेल्प की थी, हाई टेम्परेचर टॉलरेट करने में हेल्प की थी, वो पास ऑन हो गई नेक्स्ट जनरेशंस में। तो मीन्स वेरिएशंस हेल्प इन अडेप्टेशन। लाइक टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो उसमें वो सर्वाइव कर पाएंगे। अब क्योंकि वेरिएशंस अडेप्टेशन में हेल्प करती हैं, जीन्स को बेटर करती हैं, तो मीन्स इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ गुड एंड हेल्दी जीन्स। तो इट ऑल्सो लीड्स टू डेवलपमेंट। वेरिएशंस धीरे धीरे होती रहती हैं और अच्छा बेटर जीन बनते रहते हैं, अडेप्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो मीन्स हम कह सकते हैं कि क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स हो जाती हैं ड्यू टू वेरिएशंस। और इससे क्या होता है, एवोल्यूशन। अगर 1000 ईयर्स तक वेरिएशंस होती रहती हैं और बेटर डेवलपमेंट होती है ऑर्गेनिजम्स की, तो हम कहते हैं कि एवोल्यूशन हो गया। सो वेरिएशंस लीड टू एवोल्यूशन एंड ऑल्सो इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। तो इतनी ज़्यादा वेरिएशंस आ जाती हैं कि अल्टीमेटली न्यू स्पीशीज ही बन जाती हैं। सो दीज आर इम्पॉर्टेंस ऑफ वेरिएशंस। नाउ अगेन यू कैन टेक स्क्रीनशॉट एंड यू कैन लर्न इट। There is a question for you. Do all variations have equal chances of survival? No, all variations are not having equal chances of survival. तो कुछ बैक्टीरिया में ऐसी वेरिएशंस थी जिन्होंने अडेप्टेशन में हेल्प की, हाई टेम्परेचर को टॉलरेट करने में हेल्प की, तो उनका सर्वाइवल क्या था, ज़्यादा था। लेकिन कुछ वेरिएशंस ऐसी भी थी, कुछ बैक्टीरिया की वेरिएशंस ऐसी थी कि वो हाई टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं कर पाए, तो उनका सर्वाइवल क्या हो गया, कम हो गया। सो सम वेरिएशंस हैव लेस चांसेस ऑफ सर्वाइवल एंड सम आर हैविंग मोर चांसेस ऑफ सर्वाइवल। नाउ नेक्स्ट टॉपिक। ओके, देयर आर 2 क्वेश्चंस। एक पॉपुलेशन में ट्रेट ए है 10% और ट्रेट बी है 60%। विच ट्रेट केम इनटू एग्जिस्टेंस अर्लियर? तो मान लो एक ट्रेट फर्स्ट जनरेशन में डेवलप हुआ और वो पास ऑन हो गया सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जनरेशन में, और दूसरा जो ट्रेट है वो फोर्थ जनरेशन में अपीयर हुआ और पास ऑन हो गया फिफ्थ में। तो कौन से ट्रेट की परसेंटेज ज़्यादा होगी? जो पहले अपीयर हुआ था। मतलब सेकंड जनरेशन में अगर कोई ट्रेट अपीयर हुआ है तो वो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सब में प्रेजेंट होगा। मीन जिस ट्रेट की परसेंटेज ज़्यादा है वो जल्दी बना होगा। नेक्स्ट, वाई डू वी फाइंड लिटिल वेरिएशंस इन फील्ड ऑफ शुगर केन? शुगर केन प्लांट जो है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस करता है। तो असेक्सुअल में 1 पेरेंट है, तो ओनली एक पेरेंट के डीएनए की कॉपी नहीं आना है, तो इसीलिए ड्यू टू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें वेरिएशंस क्या होंगी, कम होंगी। ओके, नेक्स्ट, मेंडल ने पी प्लांट को सिलेक्ट किया। वाई पी प्लांट वॉज सिलेक्टेड एंड व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पी प्लांट? इट इज पाइसम स्टाइवम। अब जो पी प्लांट है इट इज ईजी टू ग्रो, इट ग्रोज ईजीली, और साथ में इसमें सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन दोनों पॉसिबल हैं।
एंड थर्ड वन, इसमें कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं, 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं, कुछ डोमिनेंट हैं, कुछ रिसेसिव हैं। तो इन्हीं 7 फीचर्स की वजह से पी प्लांट वॉज सिलेक्टेड। नाउ व्हाट आर दीज 7 कैरेक्टर्स? द फर्स्ट, सीड शेप एंड देन सीड कलर. Seed shape may be round or wrinkled. Round is dominant. Seed color may be yellow or green. Yellow is dominant. Next is flower color and flower position. Violet and white. Violet is dominant. Position axial and terminal. Terminal होता है टिप पे होना. Axial का मतलब होता है स्टेम के साथ फ्लावर कुछ एंगल पर है. So axial position is dominant. Next is pod shape. Inflated and constricted. Inflated is dominant. Pod color green and yellow. Green color of pod is dominant, and then height, tall is dominant and dwarf is a recessive character. Next, the शॉर्ट जनरेशन टाइम. पी प्लांट का जो लाइफ स्पैन है, जो टाइम है, वो थोड़ा है, मतलब शॉर्ट टाइम में हम कई जनरेशन्स को स्टडी कर सकते हैं और इसके जो सीड्स का काउंट है वो भी बहुत ज़्यादा है. सो वी गेट एम्पल डाटा टू स्टडी एंड टू मेक द लॉस. सो दीज आर डिफरेंट पॉइंट्स ड्यू टू विच पी प्लांट वॉज सिलेक्टेड बाय मेंडल एंड यू कैन टेक इट स्क्रीनशॉट. लेट्स सी व्हाट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस. लेकिन उससे पहले पता होना चाहिए ये क्रॉस क्या होती है. अगर हमें 2 प्लांट्स की ब्रीडिंग करवानी है टू स्टडी द इनहेरिटेंस, कैसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर्स पास ऑन होते हैं, ये स्टडी करने के लिए हमने प्लांट्स की ब्रीडिंग करवाई और उस ब्रीडिंग को क्या कहते हैं? क्रॉस कहते हैं. इफ ड्यूरिंग दैट क्रॉस वी स्टडी ओनली 1 कैरेक्टर और 1 ट्रेट, देन इट इज नोन एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस. अब मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस का क्या एक्सपेरिमेंट था? तो उसने 2 प्लांट्स लिए, प्योर टॉल एंड प्योर ड्वार्फ. प्योर टॉल का मतलब उसके पास जो दोनों जीन्स थे वो टॉल हाइट देने वाले थे और दूसरे प्लांट के जो दोनों जीन्स थे या फिर फैक्टर कह सकते हैं वो दोनों शॉर्ट हाइट देने वाले थे. तो जब इनकी क्रॉस ब्रीडिंग करवाई तो F1 जनरेशन में उसे क्या मिले? ऑल टॉल प्लांट्स मिले. फिर इन्हीं टॉल प्लांट्स में से मेंडल ने सिलेक्ट किए 2 पेरेंट्स और उनकी करवाई सेल्फ पॉलिनेशन और हमें मिली F2 जनरेशन. तो F2 जनरेशन में जितने भी प्लांट्स थे वो 2 तरह के थे. कैसे? 75% मतलब अगर 4 हैं तो उसमें से 3 टॉल और 1 शॉर्ट. 3 प्लांट्स टॉल एंड 1 प्लांट शॉर्ट हाइट था, मतलब 3:1 की रेशो में उसे प्लांट्स मिले. सो इस रेशो को क्या कहते हैं? 3:1 रेशो को हम क्या कहते हैं? मोनोहाइब्रिड फिनोटिपिक रेशो. फिनोटिपिक मतलब जो बाहर से दिखे. सो बाहर से 3 प्लांट्स क्या थे? टॉल और 1 शॉर्ट है. तो हर 4 में से 3 टॉल थे, 1 शॉर्ट था. सो 3:1 की रेशो को हम क्या कहते हैं? मोनोहाइब्रिड रेशो. अब इसको डायग्राम के थ्रू समझ. तो एक प्लांट लेते हैं प्योर टॉल और दूसरा प्योर ड्वार्फ और उनके बीच में करवा दिया क्रॉस. तो प्योर टॉल प्लांट के जितने भी गैमीट्स होंगे उनमें कौन सा जीन होगा? कैपिटल T वाला, मतलब टॉल हाइट देने वाला. लेकिन जो प्योर ड्वार्फ प्लांट है उसके गैमीट्स में कौन से जीन्स या फैक्टर्स होंगे? शॉर्ट हाइट देने वाले. तो एक पेरेंट का गैमीट और दूसरे पेरेंट के गैमीट. सो दिस इज आर F1 जनरेशन. तो ये जो F1 जनरेशन है इनके पास 2 तरह के जीन्स हैं, 2 तरह के फैक्टर्स हैं. एक फैक्टर है जो हाइट को टॉल बनाता है और दूसरा फैक्टर शॉर्ट हाइट वाला. तो इस कॉम्बिनेशन में सिर्फ सारे टॉल नजर आए. इट मीन्स टॉलनेस इज डोमिनेंट. तो ये भी टॉल प्लांट है, सारे टॉल प्लांट्स हैं. तो लेकिन शॉर्ट अपना एक्सप्रेशन शो नहीं कर रहा. इट मीन्स शॉर्ट क्या है? शॉर्ट हाइट इज रिसेसिव ट्रेट. नाउ व्हाट आर डोमिनेंट ट्रेट्स? ट्रेट्स दैट शो देयर प्रेजेंस इन एवरी कॉम्बिनेशन. वो चाहे होमोजाइगस हो चाहे हेट्रोजाइगस कंडीशन हो, टॉल वाला फैक्टर अपना एक्सप्रेशन शो करता ही है. सो इसे कहते हैं डोमिनेंट ट्रेट. लेकिन रिसेसिव ट्रेट क्या होते हैं? जो सिर्फ
हेट्रोजाइगस कंडीशन में नहीं, सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में, मतलब स्मॉल टी होने पे ही अपना एक्सप्रेशन शो करते हैं, उसे कहते हैं रिसेसिव ट्रेट। और इन दोनों को मिला के हम क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ डोमिनेंस बोलेंगे। और ये जो रेशो 3:1 ये क्या है, मोनोहाइब्रिड रेशो। अब मेंडल ने क्या किया, यहीं से दो प्लांट्स सिलेक्ट किए, कहाँ से, F1 जनरेशन से। तो ये प्योर टॉल नहीं थे, ये क्या थे, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी वाले। अब इसके जो दोनों जीन्स होंगे वो अलग अलग गैमीट्स में चले जाएंगे। तो एक गैमीट में जाएगा कैपिटल टी, दूसरे गैमीट में जाएगा स्मॉल टी। अब दूसरे पेरेंट को भी देख लेते हैं। सो दूसरे पेरेंट के एक गैमीट में जाएगा कैपिटल टी और दूसरे गैमीट में जाएगा स्मॉल टी। तो अब जो हमें मिलेंगे प्लांट्स वो होंगे F2 जनरेशन। तो पहले कैपिटल टी और ये कैपिटल टी, पहले कैपिटल लिखते हैं फिर स्मॉल। सो F2 जनरेशन में इन तीन प्लांट्स के पास कैपिटल टी वाला फैक्टर है, जीन है। तो ये तीनों क्या है, टॉल, और ये एक क्या है, शॉर्ट। सो व्हाट इज द रेशो, 3:1 इन F2 जनरेशन। सो मोनोहाइब्रिड रेशो। लेकिन अगर हम इसको देखें, प्योर टॉल कितने हैं, 1। हेट्रोजाइगस कंडीशन वाले टॉल कितने हैं, 2, और ड्वार्फ कितने हैं, 1। सो 1:2:1 क्या है, जीनोटिपिक रेशो। तो हम जीन्स के अकॉर्डिंगली देखें तो तीन तरह के प्लांट्स मिले F2 जनरेशन में। तो यहाँ से एक लॉ मिलता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो जब भी गैमीट्स बनते हैं तो एक गैमीट में एक ही फैक्टर जाएगा, या तो ये कैपिटल टी जाएगा या स्मॉल टी जाएगा। सो दिस इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कि एक ऑर्गेनिज्म में कोई भी करैक्टर है उसको कितने फैक्टर्स डिसाइड करते हैं, 2 फैक्टर्स डिसाइड करते हैं। और ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन ये फैक्टर्स सेपरेट हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मीन्स only one of the pair of factors is present in single gamete. So this is also called law of purity of gametes. Clear? Now there is a question for you. एक क्रॉस यहाँ बनी हुई है, 2 पेरेंट्स आर देयर, एक है पर्पल फ्लावर और दूसरे के पास है व्हाइट फ्लावर। इन F1 जनरेशन ऑल फ्लावर्स आर पर्पल एंड इन F2 जनरेशन पर्पल एंड व्हाइट फ्लावर्स का रेशियो है 3:1। नाउ टेल मी विच कलर फ्लावर इज डोमिनेंट एंड विच इज रिसेसिव। क्योंकि जो 3:1 की रेशियो में 3 किसका है, वॉयलेट कलर का है, पर्पल कलर का है। इट मीन्स पर्पल इज डोमिनेंट ओवर white color. Now next is dihybrid ratio. So what was Mendel's dihybrid cross experiment? So Mendel ने सबसे पहले क्या लिया, 2 प्लांट्स लिए। किस तरह के प्लांट्स लिए, राउंड ग्रीन सीड्स वाले, और दूसरा प्लांट कैसा था, रिंकल्ड येलो सीड्स के साथ। और उनकी क्रॉस ब्रीड करवाने पे क्या मिला हमें, F1 जनरेशन में ऑल प्लांट्स वर राउंड एंड येलो। फिर क्या लिया, यहीं से 2 पेरेंट ले लिए राउंड येलो वाले। किस तरह के हैं राउंड येलो, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। सो 2 प्लांट्स ले लिए राउंड एंड येलो फ्रॉम द F1 जनरेशन। तो क्या है ये है पेरेंट्स फ्रॉम F1 जनरेशन। अब जो इनके जो गैमीट्स बनेंगे किस तरह के बनेंगे, हो सकता है इसके जो गैमीट्स हैं उसमें कैपिटल आर आए और उसके साथ कैपिटल वाई दोनों आ जाएं, या ये भी पॉसिबल है कि कैपिटल आर और स्मॉल वाई वाले जीन्स आए। तो या फिर स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई, स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई भी हो सकता है। तो ये 4 तरह के जो गैमीट फॉर्मेशन है वो पॉसिबल है। इसी तरह दूसरे पेरेंट में तो राउंड के लिए 2 जीन्स हैं, लेकिन गैमीट में कितने आएंगे, 1 जीन आएगा। तो हो सकता है कैपिटल आर वाला आए और उसके साथ कैपिटल वाई, या फिर कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई, क्योंकि आर इज फॉर शेप लाइक राउंड और रिंकल्ड, वाई इज फॉर कलर। तो 2 जीन्स इनहेरिट होंगे, एक कलर के लिए और एक शेप के लिए। तो मान लो शेप के लिए रिंकल्ड वाला हो गया इनहेरिट इन द गैमीट, और कलर के लिए येलो, रिंकल्ड
एंड ग्रीन वाला इनहेरिट हो गया। तो ये 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं कि हो सकते हैं फैक्टर्स के इन द गैमीट्स। अब एक पेरेंट के गैमीट और यहाँ पर है दूसरे पेरेंट के गैमीट, तो जो न्यू प्लांट बनेंगे उनमें से इस पेरेंट के और इस पेरेंट दोनों पेरेंट के गैमीट्स एंटर होंगे। इन दोनों की फ्यूजन से क्या होगा, न्यू प्लांट बनेगा। सो चलिए दोनों लिख लेते हैं, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई। तो पहले ये लिखेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई, अब ये वाले कैपिटल आर स्मॉल वाई। पहले इस पेरेंट के गैमीट्स लिखेंगे, अब इस पेरेंट के गैमीट, अब इस पेरेंट के गैमीट। अब पहले ये वाले लिख लेंगे कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई, अब ये वाले कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई एंड हेयर स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई। अब ये दोनों, अगर दो तरह के वाई हैं कैपिटल और स्मॉल, पहले क्या लिखना है कैपिटल और बाद में स्मॉल। अब ये इस पेरेंट के, तो दोनों पेरेंट्स के फैक्टर्स हमें लिखने हैं। स्मॉल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब देखते हैं कि राउंड येलो कितने प्लांट्स हैं। अगर एक भी कैपिटल आर होगा तो राउंड आएगा, और एक भी कैपिटल वाई हुआ तो दैट विल बी येलो कलर। सो राउंड येलो, राउंड येलो, ये राउंड येलो है। दिस इज राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो। Any other round yellow? It is here. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So there are 9 round yellow plants. अब देखेंगे राउंड ग्रीन कितने हैं। राउंड के लिए क्या चाहिए कैपिटल आर, और ग्रीन के लिए क्या चाहिए, दोनों स्मॉल वाई। सो अब राउंड ग्रीन फाइंड करते हैं। राउंड ग्रीन, दिस इज राउंड ग्रीन, कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई चाहिए हमें। सो दीज आर 3 राउंड ग्रीन। अब हम देखेंगे रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो। रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर चाहिए और येलो के लिए कैपिटल वाई चाहिए। स्मॉल आर और कैपिटल वाई ढूंढ लेते हैं। स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये रहे। सो दीज आर 3। नेक्स्ट हम देखेंगे रिंकल्ड ग्रीन, रिंकल्ड ग्रीन। तो वो लास्ट में एक ही बचा है रिंकल्ड ग्रीन। सो दिस इज रिंकल्ड ग्रीन। सो पेरेंट क्या थे, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो। राउंड के साथ ग्रीन था, लेकिन यहाँ राउंड के साथ येलो भी बन गया। रिंकल्ड के साथ येलो था, लेकिन हमें रिंकल्ड के साथ ग्रीन भी मिल गया। तो हमने क्या देखा कि न्यू कॉम्बिनेशंस बन गए। कैसे, 2 ट्रेड्स थे, शेप और कलर के। तो शेप और कलर यहाँ क्या था, राउंड ग्रीन था, लेकिन अगली जनरेशन में ग्राउंड ग्रीन अटैच नहीं रहा, राउंड एंड ग्रीन अटैच नहीं रहा, वो सेपरेट हो गए। तो मतलब अगर हम देखें कि जो फैक्टर्स हैं ऑफ डिफरेंट करैक्टर्स ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि राउंड है तो ग्रीन ही होगा, राउंड के साथ येलो भी आ सकता है। तो ये कहाँ से पता चला,
इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डाईहाइब्रिड रेशो से पता चला। और ये जो रेशो है 9:3:3:1 इसे कहते हैं डाईहाइब्रिड रेशो। इसमें जो दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं वो 9 प्लांट्स मिलते हैं। अगर बीच में देखो राउंड ग्रीन में राउंड डोमिनेंट है, रिंकल्ड येलो में येलो डोमिनेंट है। सो दोनों में से अगर एक मिलेगा हमें, मतलब डोमिनेंट कैरेक्टर, तो वैसे 3 मिलेंगे और दोनों ही रिसेसिव वाला 1। सो व्हाट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट? कि ड्यूरिंग द इनहेरिटेंस ऑफ more than one pair of traits in a cross, then the factor responsible for each pair of traits are distributed independently। मतलब एक ट्रेट के लिए जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है वो दूसरे ट्रेट के साथ अटैच्ड नहीं है, they move independently। Clear? Now you can learn and write down this dihybrid cross and what is law of इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लर्न कीजिए, इट इज इंपॉर्टेंट टू लर्न फॉर एग्जाम। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ दिस ट्रेट्स आर एक्सप्रेस्ड, और वी कैन से व्हाट इज द रोल ऑफ डीएनए और जीन इन द एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट। सो वी नो डीएनए इज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। व्हाट इज डीएनए? इट इज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। And on the DNA, the small portion of DNA, gene is present. So what is on DNA? DNA is a long strand, and on the DNA, the small portion called gene is present, which controls the formation of proteins. Formation of proteins. And these proteins make enzymes. So enzymes are made up of proteins. If any enzyme is efficient, it is more efficient, then large amount of hormone is produced. If large amount of hormone is produced, means that character will be, suppose it is a hormone for height, then the plant will be tall. If the enzyme is less efficient, then the hormone produced for height will be less in amount. So less amount of hormone will be produced. So take example, this hormone is responsible for height and its amount is less, to means the plant will be dwarf, means short. So how these traits, dwarfness or tallness, is expressed? It depends on the amount of hormone, and the amount of hormone depends on the efficiency of enzymes. Enzymes, how much enzyme will be produced, what type of enzyme will be produced, it depends on the proteins or the genes, and that is present on the DNA. So if you get any question like how DNA controls traits, how gene controls traits, how proteins control traits, the same answer is there. So this is a mechanism how the traits are inherited, how traits express themselves, means how they express, it depends on the DNA or the gene. Okay, so next topic is sex determination. Reptiles में क्या है? It depends on the temperature. अगर temperature low है, it will be a male reptile. अगर incubation के time high temperature है, तो female reptile होगा. लेकिन humans में ऐसा नहीं है. It depends on DNA. So 23 pairs of chromosomes होते हैं. In humans, there are 23 pairs of chromosome. 22 chromosomes को, 22 pairs को हम कहते हैं ऑटोसोम्स, मेल एंड फीमेल, दोनों में ये सेम है. लेकिन जो एक पेयर है, दैट इज नोन एज सेक्स क्रोमोसोम, वो डिफरेंट रहता है. इन मेल ये जो लास्ट पेयर है एक्स वाई, एक एक्स और दूसरा वाई, मतलब 2 क्रोमोसोम्स हैं इस पेयर में, लेकिन दोनों डिफरेंट हैं. एक साइज में वाई क्रोमोसोम का साइज थोड़ा छोटा रहता है. तो ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन 50% गैमेट्स के पास कौन सा क्रोमोसोम जाएगा? एक्स, और 50% के पास वाई.
लेकिन फीमेल के जितने भी गैमीट्स बनेंगे, एग्स बनेंगे, उन सब में एक्स क्रोमोसोम ही रहेगा क्योंकि उसके पास वाई क्रोमोसोम है ही नहीं। सो अगर इस एग के साथ, दिस इज एग, फीमेल गैमीट, इसके साथ एक ऐसा गैमीट फ्यूज होता है जिसके पास एक्स क्रोमोसोम है, सो देन द चाइल्ड विल बी फीमेल। लेकिन अगर इस एग्स के साथ ऐसा गैमीट फ्यूज हो जाए जिसके पास वाई क्रोमोसोम है, देन द चाइल्ड विल बी मेल। सो चाइल्ड मेल या फीमेल, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ गैमीट दैट इज कमिंग फ्रॉम द पेरेंट्स। सो एंड दिस इज बाय चांस। अब कौन सा गैमीट फ्यूज होगा, इट इज अ डिपेंड्स ऑन द चांस, तो ये फिक्स नहीं है, कोई भी फ्यूज हो सकता है बिकॉज 50% आर हैविंग एक्स क्रोमोसोम एंड 50% हैविंग female chromosome, Y chromosomes. Our next topic is difference between acquired and inherited traits. अक्वायर्ड ट्रेड्स ऐसे ट्रेड्स जो हम अपनी लाइफ टाइम में अपनी हैबिट, एक्सरसाइज से बना लेते हैं, उन्हें कहते हैं अक्वायर्ड ट्रेड्स। फॉर एग्जांपल, मैंने प्रैक्टिस करके डांस सीख लिया, तो डांसिंग क्या है, एक अक्वायर्ड ट्रेट है, ये नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन नहीं होगा। लेकिन कुछ ट्रेड्स ऐसे हैं जो डीएनए से लिंक्ड है, मुझे पेरेंट्स से मिले थे, मेरे डीएनए से रिलेटेड हैं, जीन्स आर कंट्रोलिंग दैट ट्रेड, तो उन्हें कहते हैं इनहेरिटेड ट्रेड्स। So acquired traits, they develop during the lifetime, and inherited traits, they transfer from parent to next offsprings. So acquired traits are not present at the time of birth, but inherited traits, they are present right from the birth. Acquired trait depends on environment factors, depends on habit, depends on experience, but inherited traits depends on the DNA. Acquired traits cannot pass from one generation to next, but ये वाले DNA से related हैं, so they can pass from one generation to next generation. So acquired traits में DNA चेंज नहीं होता। अगर मैंने डांस करना सीख लिया, क्या मेरा DNA चेंज होगा? नहीं। So no change in the DNA. Examples: learning how to ride a bicycle, bodybuilding, tanning of skin, all these are examples of inherited traits, or all these examples of acquired traits. And then eye color, hair type, these are examples of inherited traits. Clear? Hope everything is clear. Now you can prepare well for your exams. All the best.